दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी पॉपुलर है लोगों के बीच में, काफ़ी इसके बारे में बातें होती है और भारी वॉल्यूम में कामकाज भी होता है। यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा लोगों को अच्छा खासा पैसा कमा के भी दे रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजी इसकी क्या है वो उसको आपको समझना चाहिए। इसमें पैसा बनता है लेकिन तरीका होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आप इसमें कमा सकते हैं। नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का लेके चलोगे तो इसमें प्रॉफिट नहीं होगा बिल्कुल। वो क्यों नहीं होगा वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे Q2 का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है, तो कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे रह सकती है। दूसरी यहाँ पे 2-3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जीटीएल इंफ्रा की तरफ से एक्सचेंज को बड़ी जानकारी दी गई है, उन्होंने अपनी फाइनेंशियल सेहत के बारे में बताया। तो क्या जीटीएल इंफ्रा आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है, क्या यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वैसे तो छोटा सा पेनी स्टॉक है और काफ़ी ज़्यादा डेट है कंपनी के ऊपर, और आने वाले समय में यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना कमी दिखाई दे रही है। उसके बावजूद भी यहाँ पे पैसा कमाने का जो जरिया है वो क्या है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो फ्राइडे के दिन बहुत ही बुरी गत रही है पूरे बाजार की। सारे के सारे मार्केट ज़बरदस्त तरीके से क्रैश करके, डाउ जोन्स की बात करें तो 29,296 के स्तर पर 630 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 2.11% गिरा डाउ जोन्स। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,639 के स्तर पर 2.80% की बड़ी गिरावट हुई। नेस्डेक कंपोजिट में तो बहुत ही ज़बरदस्त त्राहिम मची है, 10,652 के स्तर पर 3.80% की, लगभग 4% की बहुत बड़ी गिरावट, एक तरह से कहे तो क्रैश कर गया। रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी गिरावट थी, 1702 के स्तर पर 2.87% की बड़ी गिरावट। तो आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट जिस तरह से बुरी तरह से गिरे, उससे एक बात तो समझ आ रही है कि मंडे को हमारे बाजार में भी बड़ी गिरावट के साथ में शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि बाजार बाद में रिकवर कर जाए, लेकिन इस समय बाजार के लिए जो सबसे बड़ी चिंता है वो है हमारा इंडियन रुपीज़, जो लगातार लो बना रहा है और एक तरफा गिर रहा है। अब देख सकते हैं आप 82.82 पर आ चुका है, ये बहुत बड़ी गिरावट है और लगातार गिर रहा है। पिछले सप्ताह भर में ही देखें तो ये 80 से 83 के पास पहुंच गया, और जिस तरह से ये गिर रहा है उससे लग रहा है कि कहीं ये 3 डिजिट पर न चला जाए, कहीं 100 न हो जाए, ऐसी संभावना बन रही है। तो आप देख सकते हो कि ये इंडियन रुपीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। इसके बीच में अगर हम जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक 1.45 पर क्लोजिंग दी है फ्राइडे के दिन, जहाँ पे हमने 5% का अपर सर्किट देखा। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से अगर देखें तो इसने 74% का निगेटिव रिटर्न दिया है। कोविड काल में ये स्टॉक 25 पैसे के आसपास था 13 मार्च 2020 को, उसके बाद में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया उस हिसाब से देखें तो, जिसने भी 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा। लेकिन जिसने भी 1 ईयर पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको फिलहाल 17% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 1.75 की प्राइस थी 8 अक्टूबर को। ये आपको ध्यान रखना है, 1.75 के आसपास स्टॉक था। अब यहाँ पे 6 महीने पहले की बात करें तो आप देख सकते हो 17% का ही निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1.70 के आसपास स्टॉक था 11 अप्रैल को। एक महीने के हिसाब से अगर हम देखें तो भी आपको 17.14% का ही निगेटिव रिटर्न दिखाई देगा। 1.75 के आसपास स्टॉक था 8 सितंबर को। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई, चाहे आप 1 साल के हिसाब से देखो, 6 मंथ के हिसाब से देखो या 1 मंथ के हिसाब से देखो, इसकी प्राइस तो वही है, यानी 1.75 के आसपास स्टॉक है। इसका मतलब इसकी ये हाई है, इसके ऊपर स्टॉक के जाने की संभावना बहुत कम है। और एक तरह से देखें तो पिछले साल भर में स्टॉक एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इसका जो नज़रिया वो समझ में आ गया है कि हमें इस स्टॉक में ₹1.30 के आसपास निवेश करना चाहिए और ₹1.75 के पहले निकल जाना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये इसकी जो पिछले 1 साल की अगर हम चार्ट देखें तो उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इसका लो ₹1.30 का है और इसका हाई 1.75 का है। इसके बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसमें लोग करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। तो आप भी इस स्ट्रेटेजी के साथ चल के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करेंगे तो सिर्फ लॉस ही लॉस मिलने वाला है। आप देख सकते हो पिछले 5 दिन के हिसाब से स्टॉक 7.41% दौड़ चुका है। 1.35 का लो बना के स्टॉक ने फिर से शुरू किया है ऊपर जाना। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, और थर्सडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसके बीच में यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा की तरफ से जो भी बैंकों से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उन्होंने जो लोन लिया हुआ है, जो कर्ज लिया हुआ है, उसकी सारी डिटेल जानकारी दी गई है, जिसमें आप देख सकते हो कि लोन्स और रिवॉल्विंग फैसिलिटीज़ लाइक कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें आप देख सकते हो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट 5,565.19 करोड़ रुपीज़ है। ऑफ द टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ओवरड्यूज एज पर बुक ऑफ अकाउंट एज ऑन डेट करीब देख सकते हो 3,268.54 करोड़ रुपीज़ का है। इसके अलावा कंपनी टोटल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट लिया हुआ है वो 6,328 करोड़ रुपीज़ का है। तो इस तरह से कंपनी ने अपनी डिटेल जानकारी दी है कंपनी में कितना डेट है।
यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया कि पिछले 4-5 साल से टेलीकॉम सेक्टर पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जैसे कि अगर आप देखें तो पैंडेमिक दौर जो शुरू हुआ उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शटडाउन रहे और बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, बैंकरप्सी का प्रॉब्लम रहा। ऐसे में अगर आप देखें तो कंपनी चाहती है कि जितने भी उनके लैंडर्स हैं वो उनका जो भी उनका डेट है उसको एक बार फिर से रीस्ट्रक्चर करे और एक नए सिरे से उसमें एक नया उनको टाइम पीरियड दिया जाए ताकि वो आने वाले समय जल्द से जल्द इस डेट को क्लियर कर सके। यानी कुल मिला के कंपनी चाहती है कि जो भी उसका पुराना कर्ज है उसको एक बार रीस्ट्रक्चर करना जरूरी है, लैंडर के साथ में वो बात करना चाहती है। तो एक तरह से उन्होंने अब कहा है कि कंपनी फिर से नई शुरुआत करना चाहती है ताकि जो लैंडर्स है उनके साथ में बातचीत हो सके और कोई मामले की हल निकाला जा सके। और यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया डिफ़ॉल्ट कर गया है टावर कंपनी को पेमेंट करने से। और यहाँ पे इंडस टावर की तरफ से कहा गया है कि अगर नवंबर के महीने के पहले यानी नवंबर के पहले अगर आपने पैसे नहीं चुकाए तो आपको सर्विस हम नहीं देंगे। यानी जितने भी वोडाफोन आइडिया के कस्टमर हैं उनको टावर के माध्यम से सिग्नल नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि वोडाफोन आइडिया सिर्फ इंडस टावर के माध्यम से सर्विस नहीं दे रहे बल्कि अमेरिकन टावर्स भी है और इसके अलावा जीटीएल इंफ्रा भी वोडाफोन आइडिया को सर्विस दे रहे। तो यहाँ पे उनका पेमेंट नहीं चुकाया जा रहा है, इसका भी बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है इन कंपनियों के ऊपर। तो टावर कंपनियों की सेहत खराब होने की वजह वीआई भी है, वीआई उनका समय में पैसे नहीं भुगतान कर पा रहे और इस वजह से इन टावर कंपनियों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो जीटीएल इंफ्रा के लिए भी ये सबसे बड़ी मुसीबत है और जिस तरह से अब ये सख्त कदम उठाए जा रहे हैं जल्दी ही वोडाफोन आइडिया को अपने पैसे चुकाने होंगे। दूसरी तरफ देखें तो एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सरकार ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की है टेलीकॉम टावर के लिए और टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने के लिए सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम दी गई है। और ये आप देख सकते हो सरकार की तरफ से करीब 12,195 करोड़ रुपये की जो रकम है वो पिछले आने वाले 5 साल तक के लिए सरकार की तरफ से दी जाएगी, जिसमें बहुत सारी कंपनियां जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जीटीएल के लिए भी द्वार खुले हैं, वो भी सरकार से बेनिफिट ले सकती है। इसके अलावा 5G सर्विस लॉन्च हो चुकी है और ऐसे में टावर की संख्या को बढ़ाना जरूरी है। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से करीब 26,000 करोड़ रुपये की बड़ी रकम यहाँ पे लाने की शुरुआत कर दी है। इसमें एक नया इन्वेस्टमेंट आएगा टावर सेक्टर के लिए, जिससे सरकार चाहती है कि कम से कम 25,000 नए मोबाइल टावर इस्टेब्लिश किए जाए आने वाले 500 दिन के अंदर। और तो उसका देख सकते हो कि बेनिफिट हो सकता है कि जीटीएल इंफ्रा को भी मिले। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जीटीएल इंफ्रा की हम फाइनेंशियल सेहत को अगर चेक करें तो आपको लगातार रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई देगी। 2018 की बात करें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो 2,333 करोड़ रुपीज़ का था। 2019 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 1,500 करोड़ रुपीज़ का था। 2020 में रेवेन्यू घट के 1,416 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2021 में इनका रेवेन्यू 1,409 करोड़ रुपये तक आ गया। लेकिन 2022 में रेवेन्यू में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, यानी जो 2022 का रेवेन्यू वो 1,462 करोड़ रुपीज़ का है। तो 2020 के बाद रेवेन्यू फिर से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का प्रदर्शन थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कंपनी के लॉस की बात करें तो लगातार कंपनी लॉस में है। 2018 में कंपनी को 1,892 करोड़ रुपये का लॉस था। 2019 में कंपनी का लॉस घट के 1,539 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन 2020 में कंपनी को फिर से लॉस हुआ, 1,863 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। 2021 में कंपनी के लॉस में कमी आई और 1,270 करोड़ रुपये का लॉस हुआ, लेकिन 2022 में थोड़ा सा लॉस फिर बढ़ा है, यानी फिलहाल 1,474 करोड़ रुपये का लॉस है। तो कंपनी फिलहाल लगातार लॉस में है और इसी वजह से इसकी प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी टेंशन है वो है इसकी प्रमोटर होल्डिंग, जो काफ़ी कम है। 3.36% की होल्डिंग जून 2021 में थी, जो फिलहाल 3.33% की होल्डिंग है और ऊपर से 100% शेयर गिरवी रखे हुए, जो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है। दूसरी तरफ अगर देखें तो डीआई की होल्डिंग लगातार आपको कम होती हुई दिखाई देगी। इस डीआई की होल्डिंग में बड़े बड़े वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने लोन देके रखा, उसके बदले में होल्डिंग ली हुई है। आप देख सकते हो जून 2021 में 60.96% की होल्डिंग थी, सितंबर 2021 में वो घट के 59.71% पर आ गई। दिसंबर 2021 में 51.72% की होल्डिंग हुई और मार्च में ये 49.94% तक आ गई। जून 2022 तक ये 46.34% तक आ गई। तो ये आप देख रहे होंगे पिछले जून से लगातार हर क्वार्टर में डीआई की होल्डिंग घट रही है, यानी वो यहाँ से निकल रहे। अभी हमारे बड़े फंड हाउस के बाद अगर एफआई की बात करें, जून 2021 में 1.85% की होल्डिंग थी, सितंबर में 1.90 हुई और दिसंबर तक 1.90 थी, यानी होल्डिंग बड़ी थी एफआई की। लेकिन मार्च में एफआई ने होल्डिंग को घटा के 1.38% कर लिया और जून में तो उनकी होल्डिंग मात्र 1.2% रह गई, यानी यहाँ से एफआई लगभग निकल चुके। अब उनको इस स्टॉक पर भरोसा नहीं रहा। इसके अलावा जनरल पब्लिक की बात करें तो लगातार आपको होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। जून 2021 में 33.82% की होल्डिंग थी, जो लगातार बढ़ते हुए 50.22% तक आ गई जून 2022 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिर्फ जनरल पब्लिक के पास होल्डिंग है सारी, जो लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे डीआई निकल रही है, एफआई निकल रहे हैं और ऑलरेडी प्रमोटर काफ़ी कम है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में न सोचे, स्टॉक काफ़ी वीक है।
अगर इसमें आप पैसे कमाना चाहते हैं तो ₹1.30 से लेकर ₹1.40 के आसपास निवेश करें और ₹1.70 के आसपास निकल जाए, बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पिछले 1 साल से देख रहे स्टॉक इसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो यही इसमें एक तरीका है कमाने का। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक को आप अवॉइड करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।